Hello and welcome to our official YouTube channel of VS Classes Amlai. And today we are going to discuss about electoral bond. हमने जो सीरीज शुरू की थी अपनी जो भी बर्निंग इश्यूज के, उसमें हमने सबसे पहले अभी डिस्कस कर लिया था लद्दाख के इश्यूज के बारे में, सोनम वांगचुक के बारे में। आज जो हम मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो है इलेक्टोरल बॉन्ड, जो भी चुनावी चंदे को लेके इस समय बहुत बातें चल रही हैं, डिबेट्स हो रहे हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस सीरीज में हम आज देखेंगे एजेंडा क्या क्या है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो उसको हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, फिर हम बात करेंगे एम क्या है। जो भी इंट्रोड्यूस हुआ था फाइनेंस बिल में इलेक्टोरल बॉन्ड्स, तो एम क्या क्या थे जिन्होंने भी इंट्रोड्यूस किया का क्या एजेंडा था इसको इंट्रोड्यूस करने का। फिर इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो काम किस तरीके से करता है और टाइमलाइंस क्या है इसके इंट्रोड्यूस होने से लेके इसको जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया, तो उसकी टाइमलाइन देखेंगे। और पेटिशनर कौन कौन थे इसके बारे में भी हम जानेंगे कि किसने पीआईएल दायर की थी, रिस्पोंडेंट कौन कौन से हैं, और जो जस्टिस थे 5 बेंच की, जो जजेस की जो बेंच थी, उसके बारे में, एक्ट्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, किन में संशोधन किए गए, उन सारे एक्ट के बारे में, वर्डिक्ट क्या आया, क्या निर्णय लिया गया इस पूरे मुद्दे पर। फिर उसके बाद से अपडेट्स के बारे में देखेंगे। टॉपिक बहुत वास्ट है, तो कोशिश करिएगा कि इसे देखें पूरा शुरू से लेके एंड तक, और इसमें सारे एक्ट्स और जो भी जस्टिस इन्वॉल्व हैं सबके बारे में ब्रीफली बताया गया है। तो कोशिश करूंगी इस वीडियो में कवर हो जाए। अगर नहीं होता है तो हम सेकंड पार्ट भी जरूर बनाकर रिलीज करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या, क्या होता है ईबी। इलेक्टोरल बॉन्ड वाज अ मोड ऑफ फंडिंग टू द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, यानी जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको चंदा देने का एक जरिया होता था इलेक्टोरल बॉन्ड। From their establishment in 2017 until their ruling as unlawful by the Supreme Court on 15th February 2024, electoral bonds serve as a means of financing or funding for political parties in India. यानी जितने भी राजनीतिक दल भारत में मौजूद हैं उनको चुनावी चंदे के तौर पर इलेक्टोरल बॉन्ड का यूज होता था, उनकी फाइनेंसिंग के लिए ये यूज होता था, इसके बनने से लेकर गैर कानूनी घोषित होने तक। यानी 2017 में जब ये बने थे, उसके बाद से 2024 में जब इनको गैर कानूनी घोषित किया गया, तो ये फंडिंग, जितने भी राजनीतिक दल हैं उनकी फंडिंग के लिए ये कार्य करता था। तो ये इसका छोटा सा डेफिनेशन है, एक इसका अर्थ है। बहुत कोई इसमें डीप जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि एक इलेक्टोरल बॉन्ड चुनावी चंदे के लिए इस्तेमाल होता है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को दिया जाता है। अब इसका एम क्या था, फाइनेंस बिल में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, तो क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, क्या एम था, क्या इसकी जरूरत थी। एम बिहाइंड इंट्रोड्यूसिंग इट, पहला तो था प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, यानी पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके पीछे का तर्क ये है, जब सरकार ने इसे इलेक्टोरल बॉन्ड को जब लेके आए, तो उनका एक ये तर्क था ट्रांसपेरेंसी को लेकर के कि जो भी डोनर है उसका नाम घोषित नहीं होगा, जिसने लिया है जिस पार्टी ने उनका नाम नहीं होगा, लेकिन जो भी इशूइंग बैंक है, इलेक्टोरल बॉन्ड को इशू करने के लिए एक बैंक को चूज कर लिया गया है, वो है एसबीआई। तो एसबीआई के पास डोनर का और जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड ये चुनावी चंदा लिया है उसका डाटा एसबीआई के पास होगा, लेकिन अभी उस चीज को घोषित करेंगे नहीं, जब जरूरत पड़ेगी या जो भी। तो ये एक पूरा एक सीरीज था, और उसमें ये चीज तर्क दिया गया कि ट्रांसपेरेंसी को या पारदर्शिता को बहुत बढ़ावा देगा, क्योंकि डोनर का नाम नहीं आएगा सामने, लेकिन वो कहीं ना कहीं डाटा मौजूद होगा इशूइंग बैंक के पास। दूसरा जो इनका मेन एम था इसको इंट्रोड्यूस करने का, वो था रिड्यूस कैश ट्रांजेक्शन्स, यानी जो भी नकद लेन देन है उसको कम करने के लिए। अब हम किसी को भी चुनावी चंदा दे रहे हैं तो उसका एक जो चैनल होगा वो बैंकिंग चैनल होगा, चेक के थ्रू होगा, तो वो कहीं ना कहीं जो नकद लेन देन है उसको बहुत कम कर देगा। तो ये उनका दूसरा तर्क था। तो एम क्या है इसका, दो हमने बात की, प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, दूसरा रिड्यूस कैश ट्रांजेक्शन्स, यानी ज्यादातर हम डिजिटली होने की कोशिश कर रहे हैं चुनावी चंदों के मामले में भी। उसके बाद से हम, हमारी नेक्स्ट स्लाइड है हाउ इलेक्टोरल बॉन्ड्स वर्क। ये बहुत जरूरी है जानना कि इलेक्टोरल बॉन्ड कार्य कैसे करते हैं।
तो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दिया जाता है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई एक व्यक्ति हो या कोई संस्था हो, वो चुनावी चंदे दे सकती है, इलेक्टोरल बॉन्ड दे सकती है। लेकिन उसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस होता है, यहाँ पर मैंने इस स्लाइड में मेंशन किया है। देखिएगा, जैसे कोई भी एक संस्था है, कोई संस्था है, कोई इंडिविजुअल है, वो क्या करेगा, सबसे पहले एसबीआई को पैसे दे करके वो बॉन्ड खरीदेगा। ठीक है, यानी मान लीजिए मुझे किसी राजनीतिक दल को चंदा देना है, तो मैं क्या करूंगी, एसबीआई के पास जाऊंगी और पैसे दे करके मैं एक बॉन्ड खरीदूंगी। बॉन्ड क्या, आप यहाँ पे एक बॉन्ड को एक कूपन के तौर पर समझिए। ठीक है, तो मैंने एसबीआई को पैसा दिया और मैंने बॉन्ड खरीदा, यानी कूपन खरीदा। अब उस बॉन्ड को जो मुझे एसबीआई ने दिया है खरीदने पर, उस बॉन्ड को मुझे जिस भी राजनीतिक दल को देना है, मैं उस राजनीतिक दल के पास जाऊंगी। ठीक है, वो बॉन्ड दे दूंगी, वो कूपन दे दूंगी। अब ये निर्भर राजनीतिक दल पे, पॉलिटिकल पार्टी पे करता है कि वो उस जो मैंने बॉन्ड दिया है उसे 15 दिन की अवधि के भीतर ही वो एसबीआई को वापस दे करके उसे कैश में बदलवा ले उस कूपन को। अगर 15 दिन की अवधि के अंदर वो कार्य नहीं होता है, यानी उसे नकद में नहीं बदलवाया जाता है, तो वो जो पैसा है, वो बॉन्ड का जो पैसा है, वो प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में चला जाएगा। तो एक सिंपल वे में अगर समझें, तो मान लीजिए कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो एसबीआई के पास जाती है। ठीक है, एसबीआई क्या करेगी, एक बॉन्ड बना करके देगी वापस से, किसको, उस ऑर्गेनाइजेशन को या फिर इंडिविजुअल को। वो इंडिविजुअल वापस से पॉलिटिकल पार्टी को, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को देना है दे देगी। फिर वापस से पॉलिटिकल पार्टी क्या है, एसबीआई के पास डायरेक्ट जाएगी और उसे कैश में बदलवाएगी 15 दिन की अवधि के अंदर। वरना वो जो पैसा है इलेक्टोरल बॉन्ड का, वो प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में चला जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ये एक उसका सिंपल सा प्रोसेस है कि कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड काम करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो बात करती है टाइमलाइन के बारे में, कि जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद से अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसको घोषित किया गया, यानी 2017 से लेके 2024 के बीच की जो अवधि है कि क्या क्या अमेंडमेंट हुए, क्या क्या संशोधन किए सरकार के द्वारा, जितने भी एक्ट्स हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हमारा आता है 2017, जब इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर उसके बाद से आता है सितंबर 2017। सितंबर 2017 में एक पीआईएल फाइल की गई थी, यानी 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ। फिर सितंबर में जाके दो जो पार्टी है, एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, दूसरी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ये दो जो पार्टियां हैं, ये लीड पेटिशनर है जिन्होंने याचिका दायर की थी, किसके खिलाफ, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के खिलाफ। 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ, 2017 सितंबर में इसके खिलाफ याचिका दायर कर दी गई कि ये सही नहीं है। कौन सी दो पार्टीज थी, पहली थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये एक एनजीओ है। दूसरा है एडीआर, यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ये दो नाम इसमें जरूरी है क्योंकि यही याचिका करता है। फिर 2017 की बात खत्म हुई, अब आते हैं 2018 में। 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में। पीआईएल फाइल हुई, लेकिन उसके बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में। फिर उसके बाद से सीधा आ जाते हैं 2023 में। 2023 में क्या हुआ, जब पीआईएल 2017 में फाइल की गई, तो 2023 में जो सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है डीवाई चंद्रचूड़, उनके उनके ही निर्देशानुसार 5 जजेस की एक बेंच तैयार की गई। जो प्ली फाइनल जो याचिका दायर की गई थी, उसमें प्रोसीडिंग्स के लिए 5 जजेस की बेंच तैयार की गई सीजीआई के बताए अनुसार। ठीक है, ये 2023 की बात हुई। फिर 2024 में चलते हैं। 2024 में क्या हुआ, प्रोसीडिंग्स चलती रही। जो याचिका करता है लगातार दरवाजा खटखटाते रहे कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, चुनावी चंदा है, ये कहीं ना कहीं धांधली को बहुत ज्यादा बढ़ावा देता है, मनी लॉन्ड्रिंग को बहुत ज्यादा बढ़ावा देता है। तो 2024 में जाकर के सुप्रीम कोर्ट डिलीवर जजमेंट सेइंग द स्कीम इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी इतने सालों की जद्दोजहद के बाद जो याचिका करता थे, उनके हक में एक फैसला आया 2024 में कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, गैर कानूनी हैं। अब इन सारे टाइमलाइंस के बीच में भी बहुत सारी चीजें घटित हैं, जो लॉज हैं, एक्ट्स हैं, उनमें संशोधन, अमेंडमेंट्स किए गए।
वो भी जानना जरूरी है। तो वो जानते हैं। 2017 हुआ, टाइमलाइन के बारे में एक बार फिर से जान लीजिएगा। 2017 में इंट्रोड्यूस किया, सितंबर 2017 में याचिका फाइल हुई, 2018 में नोटिफाई कर दिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। 2023 में 5 जजेस की बेंच बनती है, किनके अंडर में? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है डीवाई चंद्रचूड़, उनके निर्देशानुसार। फिर 2024 में इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल, 15 फरवरी 2024 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया जाता है। अब इनमें कुछ नाम है, कुछ नहीं, टोटल 15 से 14 नाम है। इनमें याचिकाकर्ता जो है उनके तरफ से कौन कौन से लॉयर्स हैं और रिस्पोंडेंट कौन कौन से हैं, इसमें कौन कौन से जो 5 जजेस की बेंच है, जो जस्टिस इन्वॉल्व हैं, उनका नाम एक बार सुन लीजिए, वो जानना जरूरी है। तो रिस्पोंडेंट की तरफ पेटिशनर की तरफ से जो आर्गुमेंट करने वाली टीम है, उनमें आते हैं सबसे पहले प्रशांत भूषण, उनके बाद से आते हैं कपिल सिब्बल, फिर आते हैं निजाम पाशा, फिर शादत फरासत, फिर आएंगे विजय हंसरिया। ये जो 5 लोग हैं, ये 5 लोग जो हैं, ये पेटिशनर साइड के लॉयर हैं, यानी जो एडीआर है और कम्युनिस्ट पार्टी है, उनकी तरफ से ये 5 लोग लड़ रहे हैं। फिर आता है दूसरा, रुकिएगा, दूसरा आता है रिस्पोंडेंट यानी जो याचिका करता है, उनके अगेंस्ट में ये लोग बात कर रहे हैं। कौन कौन? यूनियन ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन, एसबीआई भी इसमें जवाबदार है। फिलहाल हम बात करते हैं इन 4 लोगों की जो रिस्पोंडेंट की तरफ से बात कर रहे हैं। आर वेंकट रमानी, दूसरे हैं तुषार मेहता, फिर आते हैं अमित मिश्रा, और उसके बाद से आते हैं कनु अग्रवाल। ये 4 लोग जवाबदेही है इनकी यहाँ पे, किनकी तरफ से? एसबीआई की तरफ से और यूनियन ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन की भी तरफ से। अब 5 जजेस की जो बेंच है, उनमें कौन कौन से आते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ आएंगे, फिर उसके बाद से जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस जे बी पर्दीवाला, फिर जस्टिस मनोज मिश्र। इनमें से किसी भी पर्सनैलिटी के बारे में आपको ब्रीफली डिस्कस करना है, जानना है, तो हम उसकी भी एक सीरीज जरूर चालू कर देंगे। फिर भी अगर आपको जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जरूर इन्फॉर्म करिएगा, हम कोशिश करेंगे उस एक व्यक्तित्व के बारे में वीडियो बनाने की। अब इनमें कौन कौन से एक्ट्स इन्वॉल्व हैं, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हुआ, पीआईएल फाइल हुई। पीआईएल क्यों फाइल हुई? ऐसा क्या लगा याचिकाकर्ता को? इन चुनावी बॉन्ड में क्या ऐसी खराबी थी कि उन्होंने याचिका दायर की? क्योंकि उनमें बहुत सारे जो एक्ट्स हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड को लाने के पहले बहुत सारे एक्ट्स में चेंजेस किए गए। क्या क्या चेंजेस थे? ये जो इसका जो भी मैं यहाँ पे एक्ट मेंशन कर रही हूँ, उसका सोर्स है सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर। ये एक वेबसाइट है, लिविंग आर्काइव है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो भी केसेस होते हैं उनके बारे में एक ब्यौरा दिया होता है, तो ये सोर्स वहां का है। On 14th February 2016, the Finance Act 2016 came into force. It amended Section 21J(6) of Foreign Contribution Regulation Act, यानी 14 मई 2016 को फाइनेंस एक्ट आता है, फोर्स में आता है, और वो आने के बाद से सेक्शन 21J(6) ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में चेंजेस करता है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 FCRA क्या है? ये परिभाषित करता है किसे? विदेशी स्रोत को। ये विदेशी स्रोत को परिभाषित करता है, यानी भारत की कंपनियों में जिनकी भी, जो भी बाहर की कंपनियां, विदेशी कंपनियां हैं, उनकी अगर बहुमत हिस्सेदारी होती है भारतीय कंपनियों में, तो उन कंपनियों को, राजनीतिक दलों को दान देने की अनुमति मिल सके। इस वजह से ये संशोधन किया गया था मई 2016 में फाइनेंस एक्ट के अंडर में। पहले जो FCRA है, जो ये एक्ट है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये जो एक्ट है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA, तो इसमें पहले ऐसा होता था, जो भी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत में जो विदेशी कंपनियों को राजनीतिक दलों को दान देने पर प्रतिबंध लगाया गया था। वो पहले डोनेशंस या जो चुनावी चंदे हैं, बाहर की कंपनियों को इजाजत नहीं थी, लेकिन इन एक्ट के आने के बाद से अब ऐसा हो गया। 2016 में, 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड आया था, लेकिन 2016 में ये चेंजेस किए गए थे कि जो भी फॉरेन की कंपनीज हैं, वो अब चुनावी चंदे दे सकती हैं अगर उनकी भारतीय कंपनियों में बहुमत हिस्सेदारी रखते हैं तो ये 2016 की चेंजेस थे। फिर उसके बाद से आता है, रुकिएगा, हाँ, फिर उसके बाद से हम बात करेंगे और जो एक्ट्स हैं जिनमें चेंजेस किए गए उनके बारे में ब्रीफली।
On 31st March 2017, the Finance Act 2017 amended, यानी 31 मार्च 2017 को फाइनेंस एक्ट के अंडर में और भी सारे जो एक्ट हैं उनमें अमेंडमेंट किए गए थे, संशोधन किए गए थे, उनके बारे में जानते हैं। पहला जिसमें संशोधन किया गया था, पहला है ROPA यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में चेंजेस हुए थे। फिर आता है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। उसके बाद से चेंजेस हुए थे द इनकम टैक्स एक्ट 1961। फिर आता है द कंपनीज एक्ट 2013, यानी एक फाइनेंस एक्ट जो था, मतलब फॉरेन की कंपनियां इन्वेस्ट कर सके उसके लिए संशोधन हुआ। अब फाइनेंस एक्ट 2017 में इन सारे कानूनों में भी संशोधन होगा। तो अब इनके बारे में, यानी ROPA में क्या क्या चेंजेस हुए, इनके बारे में सब में थोड़ा अच्छे से जानते हैं कि क्या चेंजेस हुए थे। सेक्शन 137 इंट्रोड्यूस प्रोविजन सेक्शन 20C ऑफ ROPA exempting political parties from publishing contributions received through electoral bond in contribution reports। यानी जो धारा है 137 जो है वो ये बोलता है, उसने क्या किया, धारा 29C में एक प्रावधान पेश किया जिसमें जो भी राजनीतिक दल हैं चुनावी बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त जितना भी योगदान होगा, यानी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको अगर जो भी योगदान हासिल होता है चुनावी चंदे के तौर पे, उसे योगदान रिपोर्ट में कहीं ना कहीं प्रकाशित करने से छूट दी गई है। ये रिपोर्ट पार्टियों द्वारा कंपनियों और व्यक्तियों में 20,000 रुपए से अधिक प्राप्त योगदान का खुलासा करती है। अगर आपको 20,000 से ज्यादा योगदान मिलता है तो ये जो योगदान रिपोर्ट है उसमें आपको खुलासा करना पड़ेगा। ये जो चेंजेस है ये किसमें है, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट के बारे में बताता है। फिर उसके बाद से आता है और किसमें चेंजेस हुए थे, RBI एक्ट में चेंज हुआ था। सेक्शन 135 अमेंडेड सेक्शन 31 ऑफ RBI एक्ट। This permitted the union government to authorize any scheduled bank to issue electoral bond। जो भी इशुइंग बैंक है, जो स्केड्यूल्ड बैंक है, उन्हें ये इजाजत दे दी गई, अनुमति दे दी गई कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड इशू कर सकते हैं। RBI अधिनियम की धारा 31 में संशोधन किया। इसने केंद्र सरकार को किसी भी अनुसूचित बैंक को चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत करने की अनुमति दे दी। ठीक, 2017 के पहले ये चेंजेस हुए हैं। फिर उसके बाद से आता है सेक्शन 11 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2017 अमेंडेड सेक्शन 13A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में चेंजेस हुए। फिर उसके बाद से RBI एक्ट में चेंजेस हुए। अब इनकम टैक्स एक्ट में चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है कि राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त योगदान का एक विस्तृत रिकॉर्ड रखने की छूट दी गई। पहले जब फाइनेंस बिल में इलेक्टोरल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस किया गया तो जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनके द्वारा एक स्टेटमेंट आया कि इसकी जानकारी जो है वो कहीं पे भी मौजूद नहीं होगी कि डोनर कौन है और एक्सेप्ट करने वाली पार्टी कौन सी है, वो सब एनोनिमस रहेगा, सारा खेल एनोनिमिटी का है। लेकिन सेक्शन 11 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2017 से अमेंड किया गया सेक्शन 13A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जो इजाजत देता है विस्तृत रिकॉर्ड रखने का कि किसने चंदा लिया है और किसने दिया है। ये 3 एक्ट के बारे में बात हो गई। उसके बाद से आता है कंपनीज एक्ट 2013। सेक्शन 154 अमेंडेड सेक्शन 182 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 विच रिमूव द अपर लिमिट ऑफ हाउ मच अ कंपनी कुड डोनेट टू पॉलिटिकल पार्टीज, जिसने यानी एक ऊपरी सीमा जो होती है, कंपनियां कितना प्रतिशत दान कर सकती हैं किसी भी एक राजनीतिक दल को, उसकी जो ऊपरी सीमा होती है उसे हटा दिया गया इस एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013 के तहत में। और पहले ऐसा होता था कि कंपनियां अपने 3 साल के जो भी मुनाफे होते थे उसका केवल 7.5% ही दान कर सकती थी, लेकिन अब उसकी लिमिट हटा दी गई। आप जितना चाहो उतना चुनावी चंदा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकते हो। तो ये जो 4 एक्ट हैं उनमें अमेंडमेंट किए गए, संशोधन करते गए, उसके बाद से इलेक्टोरल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये कहीं ना कहीं जो भी याचिका करते हैं उनके लिए आपत्तिजनक था और इस वजह से याचिका दायर हुई। अब एक रिपोर्ट द वायर की है, उसमें हेडलाइन ये थी, द रिस्पेक्टेड मोदी गवर्नमेंट इग्नोर्ड
ऑल द आरबीआई वार्निंग अगेंस्ट इलेक्टोरल बॉन्ड, यानी इलेक्टोरल बॉन्ड जब आने वाला था तो आरबीआई ने बहुत सारी वार्निंग्स दी थी कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग को बहुत ज्यादा बढ़ावा देगा। मनी लॉन्ड्रिंग जो वर्ड है उसका क्या मतलब होता है, मनी जो लॉन्ड्रिंग है उसका क्या मतलब होता है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, कोई भी आप जैसे कोई भी एक व्यक्ति है उसने कमाई की है, वो जो ब्लैक मनी है उसको कहीं ना कहीं वो व्हाइट में कन्वर्ट कर देगा। आपने कमाई की है वो ब्लैक मनी है और उसे वाइट आप चुनावी चंदा दे दे रहे हो, उसका कोई रिकॉर्ड तो है नहीं कि आपने वो पैसे कहाँ से कमाए हैं, आप किसी को भी दे दे रहे हो, किसी भी चुनावी चंदे के तौर पे किसी भी राजनीतिक दल को, तो वो जो पैसा है उसका एक विस्तृत रिकॉर्ड नहीं होगा कि आपने कहाँ से कमाया है। तो ये एक हिसाब से मनी लॉन्ड्रिंग को बहुत ज्यादा बढ़ावा देता है। तो इस हिसाब से आरबीआई ने बहुत सारी इश्यूज वो किए रेज किए थे कि ये जो है बहुत खतरनाक हो सकता है। बट द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इग्नोर्ड ऑल द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज रिकमेंडेशन नॉट टू गो अहेड विथ इट। ये जो ये जो न्यूज है ये हफ पोस्ट इंडिया ने रिपोर्ट की थी कि बहुत सारी आरबीआई ने बहुत सारी चिंता जाहिर की थी पर उस चीज को इग्नोर कर दिया गया एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के द्वारा। ये जो न्यूज है ये द वायर की है, नवंबर 19 2019 की ये रिपोर्ट है। ठीक है, प्रोसीडिंग्स वर्डिक्ट की बात करते हैं कि क्या निर्णय लिया गया कोर्ट के द्वारा। ऑन February 15 2024 द कोर्ट एनोनिमसली स्ट्रक डाउन द यूनियंस 2018 इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड आया था उस स्कीम को गैर कानूनी या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता के बंद कर दिया गया। द बेंच हेल्ड दैट द सुप्रीम the scheme violated the voters' right to information enshrined in Article 19(1)(a). आर्टिकल 19(1)(a) की अवहेलना करता है इलेक्टोरल बॉन्ड, क्योंकि इसमें जानने की जो है अनुमति नहीं होती है कि कितना चंदा एक राजनीतिक दल ने लिया है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे राइट टू इंफॉर्मेशन को हार्म करता है, आर्टिकल 19(1)(a) को हार्म करता है। आर्टिकल 19(1)(a) किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इस चीज की अवहेलना करता है, इसलिए भी इसे बंद कर दिया गया 15 फरवरी 2024 को। द कोर्ट ऑल्सो डायरेक्टेड दैट सेल ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड बी स्टॉप्ड विथ इमीडिएट इफेक्ट। जब निर्णय लिया गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड को बंद करना है तो जो भी उसके लेन देन थे उसे पूरी तरीके से ठप कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। SBI was directed to submit details of electoral bond purchase from 12 अप्रैल 2019 टिल डेट, यानी 12 अप्रैल 2019 से जितने भी बॉन्ड खरीदे गए उन सारी चीजों का एक विस्तृत डाटा जो है SBI सुप्रीम कोर्ट ने उसे जारी करने के लिए कहा। दिस विल इंक्लूड डिटेल्स ऑफ द परचेजर एज वेल एज द पॉलिटिकल पार्टी दैट द बॉन्ड वर गिवन टू, यानी जो भी परचेज करने वाली पार्टी है जिन्होंने दिया है और जो पॉलिटिकल पार्टी ने परचेज किया है उनके नाम भी उसमें मौजूद होने चाहिए आप अगर डाटा रिलीज करते हो तो। फर्दर द कोर्ट ऑर्डर द इलेक्शन कमीशन इंडिया to publish the information shared by SBI on its official website within 1 week from the receipt of the information। यानी 13 मार्च 2024 तक में ये एक निर्णय लिया गया था कि SBI की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो भी डाटा है, जो भी विस्तृत जानकारी है उसे वहां पे पब्लिश कर देना है। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय लिया गया था। अब इसमें क्या क्या अपडेट्स हैं, अभी क्या क्या न्यूज चल रही है उन सारी इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर बात करेंगे। आई होप आपको ये सारा वीडियो समझ में आया होगा। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, एक्ट हैं, उन सबको बहुत अच्छे से देखिएगा। थैंक यू।